हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू जो NPCIL BARC एंड IGCR में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। चूँकि हम उम्मीद करते हैं कि NFC में इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये सभी काम करते हैं, चाहे NFC हो, चाहे NPCIL हो, चाहे BARC हो, चाहे IGCR हो, सभी इसके अंडर में ही काम करते हैं। तो लगभग इंटरव्यू इसका NPCIL और BARC के सेम ही होगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो जो है रिपीट भी हो सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर अगर हम देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम कुछ टिपिकल पॉइंट को तो ज़रूर बता देंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनको सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में पता होगा। बट इसको वहाँ पे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे उस क्वेश्चन का जवाब देना है, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन को सुन लीजिए और अपने दिमाग में रिकॉल करिए कि अगर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम इसका आंसर किस तरीके से वहाँ पर देंगे, हमको क्या क्या बोलना है और क्या क्या नहीं बोलना है। क्योंकि जो आप बोलते हैं वहीं से अगला क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमको इंटरव्यूअर को किस तरफ लेके जाना है, अपने एरिया में लेकर के उसको आना है। जहाँ पर आपकी अच्छी जानकारी है उसको किसी तरीके से वहाँ पर ले आइए और वहाँ से उसको क्वेश्चन पुटअप करवाइए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्पीड बढ़ा लीजिए जिससे कि आपका टाइम लॉस ना हो। आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। गाइस, हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनसे क्या पूछा गया था। तो उन्होंने सबसे पहले हमने आपको बताया है कि एक सीक्वेंस बताना होता है कि क्या क्या आप तैयार करके आए हुए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मशीन बताया था, तो उनसे ये पूछा गया था कि इंडक्शन मशीन कितने प्रकार की होती है, उन्होंने क्लासिफाई करके बताया। फिर पूछा गया कि स्क्वायरल के जो इंडक्शन मशीन होती है उसके टार्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बताइए। फिर टार्क का फार्मूला लिखिए और उसमें बताइए कि इसमें जो आपने लिखा है क्या क्या चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन की वर्किंग पूछी गई थी। उसकी जो इनर और आउटर केज होती है, रनिंग कंडीशन में करंट किस केज पर फ्लो होती है, ये स्पेशल उसमें से फिर से पूछा गया था। टार्क बढ़ाने के लिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो इसको आप जानते हैं कि कैसे टार्क बढ़ाते हैं। और पूछा गया था, जब टार्क और स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था वहाँ पर पूछा गया था कि जो मैक्सिमम टार्क अगर इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना हो तो क्या करेंगे, क्या मॉडिफिकेशन करें मोटर में कि ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता। आप जानते हैं रोटर में रजिस्टर इंसर्ट करना होगा, वो भी स्लिप रिंग में, स्क्वायरल में नहीं बोलना है। वहाँ पर बेसिकली ये कंफ्यूज कराना चाह रहे थे थोड़ा सा। फिर पूछा गया इंडक्शन मशीन में प्रोटेक्शन कौन कौन सा होता है, तो आप बता सकते हैं फ्यूज़ होता है और बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, ओवरलोड रिले होती है, CBCT भी लगता है, और जो भी प्रोटेक्शन आपको पता है बता सकते हैं। हार्मोनिक्स की परिभाषा पूछी गई थी कि डिफिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स बताइए। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की कोई वेव अगर सर्किट में फ्लो होने लगती है उसको हार्मोनिक्स कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन, अगर इससे अच्छी भी आप डिफिनेशन जानते हैं तो आप वहाँ बता सकते हैं। पूछा गया था कि हार्मोनिक्स के कुछ एडवांटेज भी हैं या डिसएडवांटेज भी हैं। तो आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर मिलता है कि कुछ इंडस्ट्री में स्पेशल पर्पज़ के लिए हार्मोनिक्स पैदा की जाती है। तो इसको तो ये नहीं कह सकते कि नहीं पूरा पूरा डिसएडवांटेज है। आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं एडवांटेज है उसको स्पेशल पर्पज़ के लिए, बाकी तो सब डिसएडवांटेज है। 7th हार्मोनिक्स हमारा टार्क में सपोर्ट करती है, 5th अपोज करती है, ओवरऑल क्रॉलिंग होने लगती है। फिर उसके पास पूछा गया था कि महो रिले की कैरेक्टरिस्टिक बनाइए। ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कैसे मापते हैं, इसको बताइए। बुकोज रिले का एंगल कितना होता है, इसको हमने पहले भी बताया है, 7 डिग्री के आसपास आता है, आप गूगल कर सकते हैं। डायोड का कंडक्शन एंगल बताइए। डायोड का कंडक्शन एंगल 180 के आसपास होता है, इसको भी आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। 180 पर ही वो लोग संतुष्ट हो रहे थे वहाँ पे। एप्लीकेशन आप डायोड बताइए। LED और जीनर डायोड में कंपैरिजन करके बताइए। 5 पॉइंट। अर्थ स्क्रीनिंग क्या होती है, कहाँ यूज़ की जाती है और क्यों यूज़ की जाती है। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर को समझाइए। और क्या हम स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर को डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप
जानते ही हैं कि किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मशीन, तो यहाँ बेसिकली जनरेटर के बारे में पूछा गया था, तो जो नो लोड और इंटरनल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको वहाँ पर बताना था। फिर पूछा गया कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या ज़रूरत पड़ेगी 4 पॉइंट बनाने की, क्या स्पेशल होता है 4 पॉइंट में, क्या नहीं होता है। फिर पूछा गया इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसका फिगर बनाइए और समझाइए, और क्या ज़रूरत पड़ी स्टार्टर लगाने की, ड्यूअल से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, स्टार्टर का काम क्या है। फिर ट्यूबलाइट के बारे में पूछा गया, ट्यूबलाइट की पूरी वर्किंग आप बताइए, उसका चोक कैसे काम करता है, चोक अगर निकाल दे तो क्या होगा, अगर डीसी से चलाना हो तो क्या होगा, और स्टार्टर क्या होता है। स्टार्टर 2 टाइप के होते हैं, तो उसके बारे में भी पूछा गया था। फिर फेज सीक्वेंस बदलने पर वाट मीटर की जो रीडिंग आई है, जैसे 5 वाट या 5 किलोवाट आया है, अगर फेज सीक्वेंस बदल करके लिया जाए तो क्या होगा, क्या रीडिंग आएगी, क्या रीडिंग में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तो आप वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर बता सकते हैं अच्छी तरीके से। फिर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है सिंक्रोनस मोटर, ये भी पूछा गया था, तो वहाँ पर भी बता सकते हैं। ये पूछा गया था क्या जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसमें भी स्टार डेल्टा या ड्यूअल टाइप का या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर लगाते हैं या इंडक्शन मशीन में ही लगाते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका जवाब क्या देना है। ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर जो सेकेंडरी पे ट्रांसफ़र होकर जाती है उसमें किससे ज़्यादा जाती है, कंडक्टिवली ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, इंडक्टिवली ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, इस बात को आपको वहाँ पे बताना था। ट्रांसफार्मर में बाहर से देखने पे क्या क्या दिखाई देता है, बेसिकली ट्रांसफार्मर का पार्ट और लोग जानना चाहते थे। ट्रांसफार्मर में कौन सी स्विच यूज़ होती है, तो आप जानते हैं मरकरी स्विच उसमें लगी होती है, चाहे वो कोच रिले हो, चाहे वो WTI OTI में जो लगी होती हैं स्विच, तो सब उसमें मरकरी स्विच यूज़ होती हैं। इसको पूछा गया था। WTI OTI क्यों लगाते हैं, ये भी पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि WTI की रीडिंग क्यों लेते हैं। उसके बाद पूछा गया था प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर बताइए, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से प्रोटेक्शन लगते हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बताइए। और एक जगह यहाँ पर उलझाते हैं कि ट्रांसफार्मर मशीन है या डिवाइस है, तो आप उसको बता सकते हैं कि सर डिवाइस जो होती है उसमें लॉसेस कम होते हैं, और जो मशीन होती है उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, विंडेज फ्रिक्शन ये सब लॉसेस जुड़ जाते हैं। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है लॉसेस तो इसमें होते हैं लेकिन इसमें विंडेज फ्रिक्शन नहीं होता है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तब तो ये डिवाइस में जाता है, लेकिन अगर उस तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट लॉस जो मशीन में होता है उसके हिसाब से देखा जाए मशीन में आता है। ये हाइड्रोजन की तरह दोनों में रहता है। हमने यही क्वेश्चन आंसर वहाँ पे दिया था जब हमसे पूछा गया था। बाकी इसका अगर कोई बेटर आंसर आपको मिलता है तो आप उसको देख लीजिए। गूगल पे कभी कभी मशीन भी देता है, कभी कभी डिवाइस भी देता है, लेकिन आपको फर्स्टली डिवाइस ही बोलना ज़्यादा बेहतर होगा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। उसके साथ साथ पूछा गया फिर लैम्बर्ट का कोज्जा नियम क्या है, और पूछा गया जो कास थीटा लेते हैं ना कौन सा एंगल होता है। जैसे लैंप है तो लैंप से वो एंगल किसके किसके बीच में बनता है, नॉर्मल और बेस के बीच में बनता है, किसके बीच में बनता है, पूरा फिगर वाइज बढ़िया से समझाना था उनको। लैगिंग पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाइए और उसको समझाइए। एक ट्रांसफार्मर में I2 डैश करंट फ्लो होती है या उसको बैलेंसिंग करंट कहते हैं, क्यों फ्लो होती है, कब फ्लो होती है, इस चीज़ को वहाँ पे बताने के लिए बोला गया था। फिर उसके बाद पूछा गया था कि विम फैक्टर क्या होता है, मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, सारी डिफिनेशन पूछी जा रही थी। सोडियम वेपर लैम्प के बारे में भी पूछा गया था, उसको बताइए समझाइए। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, और इसके साथ साथ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का भी पूछा गया था, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। डीसी जनरेटर एंड मोटर का डायग्राम बनाइए और उसमें डिफरेंस समझाइए। वॉल लिनोयार्ड स्पीड कंट्रोल का यूज़ क्यों किया जाता है। ट्रांसफार्मर की जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग करते समय किसको शॉर्ट किया जाता है, किसको ओपन किया जाता है, किधर से की जाती है, उसके बारे में पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट लो साइड किया जाता है और जब ओपन किया जाता है तो हाई वोल्टेज साइड किया जाता है। तो ये चीज़ें पूछी गई थी। सोलर पावर प्लांट की इफिशियंसी कितनी होती है, 15 से 18% के आसपास होती है। थर्मल पावर प्लांट की 30 से 35% होती है। यहाँ पर पूछा गया था कि इसकी पहले डिफिनेशन बताओ, फिर उसके बाद पूछा गया कि इसका जो है इफिशियंसी कितनी होती है ये बताओ। उसके बाद ये कहा गया कि जैसे बताया गया कि भाई सोलर की 15 से 18% होती है, थर्मल की 30 से 35% होती है। उन्होंने कहा कि चलो मान लिया 30%, 70% गया कहाँ, तो लड़के ने बोला सर लॉसेस में गया।
तो बोले लॉसेस तो होती नहीं आइंस्टीन के रूल से। तो फिर बोला गया नहीं सर, मतलब हाँ उसको मतलब हमारे यूज़ में नहीं आई, वेस्ट हो गई, इसलिए जो है हमारी इफिशियंसी 30% है, यानी 100% हमने दिया, 30% हमको मिला। तो फिर वो इससे संतुष्ट नहीं हो रहे थे। फिर सर ने ही वहाँ पे बताया था कि जो 30% है उसको हम जब कूलिंग टावर में जाती है हमारी स्टीम, कूलिंग टावर में हम स्टीम को ठंडा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ वो उसकी हीट है, हीट को हमने उसमें से बाहर निकाला, वो बाहर निकाल के कहाँ भेजे, हम एटमॉस्फेयर में भेजे, एटमॉस्फेयर में भेजे। इसका मतलब ये है कि थर्मल पावर प्लांट का मेजर एक डिसएडवांटेज है कि हम 70% एनर्जी को हम एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। इस सर वहाँ के जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने इस चीज़ को समझाया था। फिर बोले कि आप जो सोलर पावर प्लांट की जो इफ़िशियंसी 18% है, बाकी का जो कहाँ जा रहा है, बाकी की एनर्जी कहाँ जा रही है, इसको आप पढ़िएगा। जिस कैंडिडेट से पूछा गया था उनको यही जवाब वहाँ पे दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन उनके लिए था। फिर आगे पूछा गया था वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होती है, ये आपको मिलेगा सोलर पावर प्लांट में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। और फिर पूछा गया था ट्रांसफॉर्मर आयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, डिफिनेशन और उसकी वैल्यू भी पूछी गई थी। जो टैरिफ होती है, टैरिफ की डिफिनेशन पूछी गई थी। कॉन्सिडेंस फैक्टर क्या होता है, कॉन्सिडेंस फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर का अपोजिट होता है। यानी अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो कॉन्सिडेंस फैक्टर इज इक्वल टू 1 डाइवर्सिटी फैक्टर, ये चीज़ होती है। फिर पूछा गया था डाइवर्सिटी फैक्टर के बढ़ने से टैरिफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग इस सब के बारे में तो बहुत अच्छे से, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर यहाँ टैरिफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और पावर फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि पावर फैक्टर ख़राब होने पर बिजली के बिल पर क्या असर पड़ेगा। पावर फैक्टर होता क्या है, अगर 0.9, 0.8 और 0.1 पावर फैक्टर है तो किसका बिल सबसे ज़्यादा आएगा। फिर पूछा गया था कि ट्रांसमिशन लाइन और बस बार में अंतर क्या है, तो आप उनको बताइए कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो पावर हाईवे होती है, और जो बस बार होता है वो टर्मिनल पॉइंट होता है जहाँ पर चारों तरफ से हमारी सप्लाई आकर के रुकती है। ट्रांसमिशन जो लाइन होती है उसकी जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होती है बस बार से कम होती है, क्योंकि बस बार पर चारों कई तरफ से लाइटें आती हैं, कई तरफ से पावर आता है, वहाँ से अलग अलग जगह पे जाता है, तो वहाँ पर जो उसके वायर होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी पावर कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। ट्रांसमिशन लाइन तो किसी एक एरिया के लिए जा रही है तो उस हिसाब से डिज़ाइन होगी। तो आप इसको और भी अच्छे से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है, वाट मीटर क्या होता है, एनर्जी मीटर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया था कि साइनोसॉइडल जो साइन वेव होती है उस पर ही इलेक्ट्रिक का जनरेशन क्यों होता है, हम रेक्टेंगुलर पे नहीं कर सकते हैं या ट्रायंगुलर पे नहीं कर सकते हैं, क्यों, या करें तो क्या दिक्कत आएगी। और एक पूछा गया था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज ही क्यों हम यूज़ करते हैं, अमेरिका 60 हर्ट्ज करता है, तो हम तो हर चीज़ का कंपेरिजन अमेरिका से करते हैं, तो उसको क्यों नहीं कर लेते हम। ब्रीदर क्या है और ब्रीदिंग एक्शन क्या है, और ट्रांसफार्मर ऑयल कैसे मापा जाता है, तो ऑयल इंडिकेटर होता है या उसको एमओजी कहते हैं, मैग्नेटिक ऑयल गेज कहते हैं, ऊपर लगा होता है, तो उसको उसके बारे में। फिर आप NPCIL के बारे में जब इंटरव्यू हो रहा था तो पूछा गया था, आप NFC देने जा रहे हैं तो आप NFC के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए। पूछा गया था NPCIL के बारे में आप क्या जानते हैं, DAE का पूरा नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। न्यूक्लियर प्लांट में फ्यूल क्या यूज़ होता है, तो यहाँ पर फ्यूल के लिए तो आप जा ही रहे हैं, तो फ्यूल के बारे में भी पूछा जा सकता है। हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे NFC के बारे में, लेकिन आप लोग जा रहे हैं तो अच्छे से उसके बारे में जान के जाइए कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एक PSU है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के दिशा निर्देश में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके जो CMD हैं मिस्टर दिनेश श्रीवास्तव सर हैं। इसका अभी एक रिसेंटली प्लांट रावत भाटा के पास बन रहा है। तो इतना इसके बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए। और NFC करते क्या है, तो NFC जो होते हैं फ्यूल, जो न्यूक्लियर प्लांट में फ्यूल यूज़ होता है उसको बनाने का काम करते हैं। SST यानी स्टेनलेस स्टील ट्यूब होती है, उस ट्यूब में यूरेनियम 235 को डाल करके कैप्सूल बनाया जाता है। 12 कैप्सूल मिला करके एक बंडल बनाया जाता है, उस बंडल को न्यूक्लियर पावर प्लांट में भेजा जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मोटा मोटा इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। और भी अगर आप जानकारी कर सकते हैं कि इसके और प्लांट कहाँ हैं और चीज़ें क्या हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मोटा मोटा इतना तो आपको पता होना चाहिए।
उसके साथ साथ न्यूक्लियर जो फ्यूल है, फ्यूल में कौन फर्टाइल है, कौन फिसाइल है, 235 क्या है, प्लूटोनियम 239 क्या है, थोरियम 232 क्या है। अभी हम 3 स्टेज प्रोग्राम में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर से, तो क्या चीज़ें हैं, भावनी क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और बाकी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पावर प्लांट के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वो भी न्यूक्लियर के बारे में तो सबसे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और ये क्या करता है, एनएफसी, तो ये जो है जिरकोनियम और यूरेनियम, इन दोनों का अयस्क निकाल करके उनको फ्यूल में कन्वर्ट करता है। इसके बारे में और आप अच्छी जानकारी गूगल से ले सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें और बात कर लें तो यहाँ पर एम्पलीफायर का काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है, पूछा गया था। यहाँ पर सीटी से करंट को कैसे मेज़र किया जाता है, ये भी पूछा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है था वो पूछा गया था, न्यूट्रल और अर्थिंग में अंतर क्या है। तो आप बता सकते हैं कि सर जो न्यूट्रल होता है वो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है सिंगल फेज़ में, जबकि जो अर्थिंग होता है वो हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर या नॉन करंट कैरिंग जो मेटेलिक पार्ट होते हैं उनको उनका संपर्क ग्राउंड से कर दिया जाता है, जिससे कि वो ग्राउंड पोटेंशियल या ज़ीरो पोटेंशियल पर बने रहते हैं, हमें शॉक नहीं लगता है। और आप जानते हैं सिंगल फेज़ में न्यूट्रल जो है वो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। अगर न्यूट्रल को हटा दिया जाए तो सिंगल फेज़ फिर मुश्किल हो जाएगा चलना। ट्रांजिस्टर में कौन कौन सी बाइसिंग यूज़ होती है आप जानते हैं, उसमें 3-4 प्रकार की बाइसिंग यूज़ होती है, आप उसको बता सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था थर्मोकपल किस सिद्धांत पर वर्क करता है, सीबेक इफेक्ट क्या है, तापमान को कैसे मेज़र किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन पूछा गया। तो आप ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, इन सारे के प्रोटेक्शन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। और भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी इसका जो इंटरव्यू स्टार्ट है 14 तारीख से, शायद 22-23 तारीख तक चलेगा। क्या वहाँ पर हो रहा है, कैसे चीज़ें पूछी जा रही हैं, कैसे मेडिकल हो रहा है, तो आप लोग अगर कहेंगे तो उस पर भी हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो कि कैसे वहाँ इंटरव्यू में जाना है, कैसे सर को विश करना है, कैसे बैठना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी है, क्या हरकतें नहीं करनी है, कैसे इंटरव्यू को अच्छा किया जाए, कैसे लोगों ने सिलेक्शन लिया, क्या क्या पढ़ करके, क्या क्या करके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप कमेंट करेंगे, जानना चाहेंगे, तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। सभी जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।